इसी तरह अगर एडवांटेजेस ऑफ लीज जो मैं पॉइंट्स तो बात करूं तो द फर्स्ट वन इज कि ऑब्वियसली आपने चीज खरीदी नहीं है। एक देखें, आपके एक्सपेंस तो होगा, रेंटल्स तो आप पे करेंगे। रेंटल्स का मतलब है मंथली आप इसको समझ लें कि जो आप यूज करने के लिए जो मंथली पेमेंट कर रहे हैं, वी कॉल इट अ रेंटल। और आपने एक बड़ा आउटफ्लो नहीं किया, एक अपने बजट का या अपने फाइनेंसिस का। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो आपने एक रेशो फाइनेंस में पढ़ी होगी, करंट रेशो। करंट रेशो बेसिकली हमें बताती थी कि हमारे पास अपनी करंट लाइबिलिटीज को, मतलब जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, उनको मीट करने के लिए कितने करंट एसेट्स मौजूद हैं। आइडियली द रेशो शुड बी 1:1, और probably 2:1, और probably 3:1। बहुत वन से कम जब ये रेशो होती है तो हम कहते हैं द कंपनी और द फर्म और द इंस्टीट्यूशन इज नॉट एबल टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम इट्स करंट एसेट्स। यानी कि मैंने अगर किसी को एक 100 रुपए देने हैं और मेरे पास 100 रुपए के एसेट्स मौजूद नहीं है, दैट मीन्स आई कैन, लाजमी नहीं है, आई कैन गेट इन टू ट्रबल वंस आई विल पे दैट 100 रुपीज बैक, और समबडी विल आस्क मी कि आप मुझे मेरे पैसे वापस करें। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इन केस कंपनी के पास पैसे नहीं होते, इट कैन लीड टू अ डिफॉल्ट। ठीक है, अब इस ऑन द सेकंड साइड, अगर ये रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपने इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं साथ साथ, अगर ये रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है, आइडियली देखने में तो ये लगता है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं, 40 रुपए पड़े हैं, बट ऑन द अदर साइड इट्स नॉट अ गुड रेशो। क्योंकि इसका मतलब है आप अपने एसेट्स को, आप अपने कैश को, या आप अपने करंट एसेट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर एक के अगेंस्ट आपने 50 रुपए रखे हुए हैं, यानी कि 1 रुपया किसी का वापस करना, 50 रुपए पास रखे हुए हैं, दैट मे रिजल्ट कि आप जो 45, 46, 47 रुपीज को कहीं यूज कर सकते थे, कोई एसेट बना सकते थे, कोई कैपिटल गेन ले सकते थे, वो नहीं ले रहे। ठीक है, सो लीज यहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालती है, इन केस ऑलरेडी आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो रही हैं, फॉर एग्जांपल, तो ऐसी सूरत में जब आप रेंटल्स पे करेंगे तो वो आपकी, या ऑन द अदर साइड आप पूरा एसेट बाय कर लेंगे, तो वो आपकी बैलेंस शीट इम्पेक्ट करता है। आपके पास अगर इतना ज्यादा एक्सेस कैश अवेलेबल नहीं है, या इतना ज्यादा एक्सेस फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, ऐसी सूरत में अगर आप कोई बड़ा आउटफ्लो करेंगे, खरीदेंगे एसेट को, तो आप मजीद फाइनेंशियल क्रंच की पोजीशन में जा सकते हैं। देयर वी हैव अ गुड ऑप्शन ऑफ लीज के हम एक बड़ा आउटफ्लो ना करें, अपने कैश को, अपने एसेट्स को प्रॉपरली इंटैक्ट रखें, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थी हम उसको लीज पे लेके उसकी यूटिलिटीज इंजॉय करें। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ लीज। सिमिलरली द सेकंड इज डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट और टैक्स इम्पैक्ट। देखें, डेप्रिसिएशन जब भी कोई एसेट होता है, अगेन ये काउंटिंग की टर्म्स है, जब भी कोई एसेट हम यूज करते हैं तो वो वेयर एंड टेयर होता है, खराब होता है, उसकी यूजफुल लाइफ कम होती है, एंड इसी चीज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब एक लेसर, लेसर मींस ना, ये चीजें क्लियर कर लें, लेसर मींस द पर्सन हु इज गिविंग एन एसेट ऑन लीज, एंड लेसी इज व्हाट हु इज यूजिंग द एसेट और हु इज गेटिंग एनी एसेट इनटू फॉर द लीज। तो लेसर जो है, क्योंकि वो ऑनर होता है, एसेट उसी के नाम पे होता है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। अब क्योंकि उसका एसेट है, वो वेयर एंड टेयर हो रहा है, यूज हो रहा है, उसकी यूजफुल लाइफ कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और उसकी वजह से वो अपना टैक्स, कहीं ना कहीं एक्सपेंस जब ऐड होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाता है, सो कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो उसको एंजॉय कर रहा होता है। ऑन द अदर साइड, जब हम लेसी की बात करते हैं, ठीक है, लेसी मीन्स अ पर्सन हु इज यूजिंग अ प्रोडक्ट ऑन लीज और यूजिंग एन एसेट ऑन लीज। तो एसेट क्योंकि लेसी के नाम पे नहीं है, तो इसलिए लेसी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेसी की कुछ आप कहें कि वो इन डेप्रिसिएशन चार्ज एसेट को नहीं करता क्योंकि एसेट उसके नाम पे नहीं है, लेकिन वो जब रेंटल्स पे करता है, हर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली है, जो भी उनके एज पर एग्रीड टर्म्स है,
तो वो लीज रेंटल भी एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स डिडक्टेबल्स होता है। टैक्स डिडक्टेबल मींस कि आप अपनी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी में से उसको माइनस कर सकते हैं। सो ये दो ऐसी चीजें हैं जो लीज को और ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। आपने सुना होगा कि टैक्स कंसल्टेंट है या ये जी टैक्स हमारी रिटर्न फाइल करता है, इस किस्म के जो लोग या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, they actually tell the legal ways how to avoid the tax. There are two terms in tax. One is avoiding the tax and second is evading the tax. Evading is not illegal, whereas avoiding is legal. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक कहता है या गवर्नमेंट एफबीआर पाकिस्तान की बात करें तो एफबीआर कहता है अगर आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा पैसे विड्रॉ करवाएंगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज में टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। अब अगर आप 50,000 से अबव पैसे निकलवाते हैं और कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि आपको टैक्स चार्ज ना हो, तो इसका मतलब है आपने टैक्स अवेड किया। टैक्स या आपके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी थी, आपने पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो इसको हम कह रहे हैं जी टैक्स चोरी किया, आपने टैक्स अवेड किया। बट ऑन द अदर साइड, अगर गवर्नमेंट या एफबीआर ये कहता था कि 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करवाएंगे तो आपको टैक्स पड़ेगा और नहीं करवाएंगे तो नहीं पड़ेगा, आप क्या करते हैं? रात को 11:55 पे 49,500 निकलवा लेते हैं और 12:05 पे 49,500 निकलवा 500 निकलवा लेते हैं। सो जस्ट विद द गैप ऑफ 10 मिनट्स, और लेट्स से इसे भी कम, हम 2-3 मिनट का गैप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने वो ट्रांजेक्शन्स की और 50,000 से अबव की ट्रांजेक्शन्स की, बट हेयर यू आर अवॉइडिंग द टैक्स, नॉट अवेडिंग द टैक्स। मतलब आपने लीगली एक ऐसी प्लानिंग की जिससे आप टैक्स से बच गए, लेकिन टैक्स से बच गए क्योंकि टैक्स आप पे ड्यू ही नहीं था। ठीक है। तो इसी तरह यही सारी चीजें टैक्स इम्पैक्ट लीज के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीज की कुछ टाइप्स हैं जो भी पढ़ते हैं। तो कुछ चीजें लीज में टैक्स बेनिफिट में चली जाती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे टैक्स देना पड़ता है। सो कंपनीज या फर्म्स या जो लेसर हैं वो सारी इस किस्म की कैलकुलेशंस करके डिसाइड करते हैं, और इसी तरह लेसी भी, वेदर कि उनको एसेट खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर लीज पे लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लीज। देखिए, जब भी कोई एसेट की हम बात करते हैं तो वो एसेट किसी ना किसी की ओनरशिप में होता है। ठीक है। मत आइदर जो ओनर है जिसने खरीदा है उसको लीज पे दे या ना दे, दिस इज द सेकंड स्टेज। बट एट द फर्स्ट स्टेज द वन और हु एवर हु विल बाय एनी एसेट, हम उसको कहते हैं जी ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है। इसी तरह टोटली बेसिकली चार टाइप्स कह लें जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली है अंडर अ फुल सर्विस, इसको मेंटेनेंस लीज भी कहते हैं। जब भी कोई एसेट खरीदा जाता है तो वो वेयर एंड टेयर होता है जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और सेकेंडली उसकी मेंटेनेंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीनरी है, कोई प्लांट मशीनरी मैंने खरीदी है, तो अब वो ईयरली बेसिस पे उसकी वेयर एंड टेयर भी हो रही है क्योंकि उसने यूज होना है, उसकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती जाती है। इसी तरह उसकी मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही जैसे घर की होती है। उसकी कुछ रिपेयर्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं, उसके ऊपर कुछ लीगल बाइंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब लीज की सूरत में ये सारी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन बेयर करेगा, इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी लीज है। मतलब ईयरली बेसिस पे जो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, या उसकी कोई अपग्रेडेशन करनी पड़ रही है, या उसके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग्स है, या इन अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आने हैं, वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। अगर तो ये एक्सपेंसेस लेसर, नाउ हु इज द लेसर? द ओनर ऑफ द एसेट, और जिसने लीज पे दिया हुआ है। अगर तो ये सारे एक्सपेंसेस लेसर बेयर करेगा तो ऐसी लीज को हम कहते हैं अ फुल सर्विस लीज और अ मेंटेनेंस लीज। सेकेंड वन इज नेट लीज। यही चीजें अगर हम कहें कि जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है,
कोई टैक्स है या कोई लीगल बाइंडिंग्स हैं, अगर ये कॉस्ट लेसी बेयर कर रहा है, नो लेसी, लेसी का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो उस एसेट को यूज कर रहा है, इन केस लेसी पे कर रहा है तो उसी लीज को, द कॉन्सेप्ट इज सेम बट द टाइप विल चेंज फ्रॉम अ फुल सर्विस लीज टू द नेट लीज। ठीक है, सो रिपीट कर रहा हूँ, इन केस वो सारे एक्सपेंसेस मेंटेनेंस रिपेयर्स लेसर बेयर कर रहा है, सो इट्स अ फुल सर्विस लीज और मेंटेनेंस लीज। और अगर यही सारे एक्सपेंसेस लेसी बेयर कर रहा है, जो खुद एसेट को यूज कर रहा है और खुद ही उसकी अपग्रेडेशन मेंटेनेंस रिपेयर्स की कॉस्ट बेयर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेट लीज। देन वी हैव टू अदर मेन leases. One is called operating lease and the second one is called financial lease. ऑपरेटिंग लीज को हम कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म लीज है जो विच इज ऑफन कैंसिलेबल। कैंसिलेबल मींस द ओनरशिप इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफरेबल। इसमें होता ही है कि एक एसेट, जो ऑनर है वो अपने एसेट को लीज पे दे देता है, मतलब किसी और इंडिविजुअल को कि वो उसको यूज करे, और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो सारी एग्रीमेंट्स खत्म हो जाती हैं। द एसेट गेट्स बैक टू द लेसर अगेन, और उसके ऊपर कोई भी लीगल बाइंडिंग जो है वो नहीं रहती, और एसेट यूज करने के हवाले से जो भी रेंटल्स पे हो रहे होते हैं, जिसको आप मंथली या क्वार्टरली जो भी एज पर एग्रीड टर्म्स चीजें थी, वो रेंटल्स रुक जाते हैं एंड द एसेट गेट्स बैक टू द लेसर और द ऑनर। अब यहाँ पे इसकी एक वेबसाइट है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्लास में शेयर कर दूंगा, ये आपको नजर आ रही होगी वेबसाइट। इसमें बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड द फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज को कैपिटल लीज भी कहते हैं, इट्स लॉन्ग टर्म लीज। सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या है? दैट अ लीज इन विच ऑल रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू एसेट ओनरशिप रिमेन विद द लेसर फॉर द लीज्ड एसेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। सो इन अदर वर्ड, जो भी रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उस एसेट से, और उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज इनकर होंगी, अगर ये सारी चीजें लेसर की जिम्मेदारी हैं, लेसर मींस द ऑनर, उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसी लीज को हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड उसमें फिक्स्ड हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, 5 years, 10 years, 2 years, 1 year, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड द एसेट विल गेट बैक बाय द लेसी टू द लेसर। मतलब जिस जो यूज कर रहा था वो उस यूज करना खत्म कर देगा, तो ऑब्वियसली उसके रेंटल्स खत्म हो जाएंगे, उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट या मंथली पेमेंट थी वो खत्म हो जाएगी, और ऐसे वापस लेसर के पास चला जाएगा। बट जब इसी की बात हम फाइनेंशियल लीज की करते हैं, तो फाइनेंशियल लीज के अंदर रिस्क रिवॉर्ड, या आप कह लें कि उसके से जो भी फायदे हासिल होने वाले हैं या उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी बट आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड। लेट्स से कि 5 साल की लीज थी, तो 5 साल के रेंटल्स पे किए जाएंगे बाय द लेसी टू द लेसर, और उस 5 साल के बाद द लेसी विल हैव एन ऑप्शन कि वो चाहे तो उस एसेट को खरीद ले, मतलब द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेसर टू लेसी। सो ऐसी लीज जो कि नॉन कैंसिलेबल है, या जिसको हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, या एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो लीज जिसकी फाइनेंस रेंटल्स पे करते हैं, किए जाते हैं, और आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंप्लीशन द एसेट गेट्स ट्रांसफर्ड बाय द लेसर टू द लेसी, सो ऐसी लीज को हम फाइनेंशियल लीज कहते हैं। ऑपरेटिंग लीज में सिर्फ यूज होता है एसेट, उसके रेंटल पे होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल लीज में एक सर्टेन टाइम पीरियड तक रेंटल्स पे होते हैं, और उसके बाद वो एसेट ट्रांसफर हो जाता है एक रेजिजुअल वैल्यू या एक माइनर सी या एक नॉमिनल सी या एक डिसाइडेड वैल्यू देने के बाद। सेकेंड डिफरेंस इज ऑनरशिप। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर तो ऑपरेटिंग लीज है तो ओनरशिप विल रिमेन विद द लेसर, द लेसी इज ओनली यूजिंग द प्रोडक्ट एंड पेइंग द रेंटल्स। But when we talk about the financial lease,
सो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जितने भी लीज के लिए डिसाइड हुए थे, उसके बाद जो ऑनरशिप है एसेट की, वो अगर लेसी चाहे तो उसको खरीद सकता है, और अगर लेसी ना चाहे तो वो वापस लेसर के पास चल जाएगी। बट इन फाइनेंशियल लीज द लेसी हैज एन ऑप्शन, या ये वो टाइप ऑफ लीज है जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर का ऑप्शन मौजूद होता है। अब उसको ऑप्ट किया जाए या ना किया जाए, इट विल डिपेंड अपॉन द पार्टीज। अकाउंटिंग इफेक्ट इसका ये आएगा, या क्या आएगा, कि अगर तो ऑपरेटिंग लीज है, तो क्योंकि रेंटल्स हैं, इस ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, अब जब किसी चीज की एसेट की ओनरशिप ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, सो बेसिकली जो ऑपरेटिंग लीज है, दैट इज ओनली अ यूजेज ऑफ एसेट एंड देन पेइंग इट्स रेंटल्स। आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके जो भी मंथली आप कह लें कि उसके ऊपर जो भी आपने टर्म्स डिसाइड की थी कि मैं इतना आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे करूंगा, सो दीज आर द लीज रेंटल्स। ये बेसिकली एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप कह लें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और क्योंकि एसेट आपके नाम पे नहीं है, इसलिए ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। बैलेंस शीट में आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, और बैलेंस शीट इज द पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो परफॉर्मेंस के अंदर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को लेते हैं, जबकि पोजीशन के अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं। सो क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट नहीं डेवलप हो रहा, दे आर जस्ट एक्सपेंसेस, रेंटल्स पे कर रहे हैं, सो इसलिए ये बैलेंस शीट के अंदर लीज, ऑपरेटिंग लीज के एसेट्स रिफ्लेक्ट नहीं होते। ऑन द अदर साइड जब हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं, नाउ बिकॉज द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सो ऐसी सूरत में एसेट क्योंकि डेवलप हो रहा है, बन रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर ये वाली लीज जो है, जो फाइनेंशियल लीज है, जिसको हम कैपिटल लीज भी कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसी तरह परचेज ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग लीज इज जस्ट अ यूसेज, सो दैट मींस रेंटल्स विल बी पेड, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जब लीज खत्म होगी, सो एसेट विल रिमेन विद द लेसर। बट जब हम फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लीज रेंटल पे होने के बाद, द लेसी हैज एन ऑप्शन कि अगर वो चाहे तो उस एसेट को एक्वायर कर सकता है, परचेज कर सकता है, आफ्टर पेइंग अ सर्टेन प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू प्राइस। ये क्या होती है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ स्लाइड से। लीज टर्म की बात करें, द लीज टर्म एक्सटेंड्स टू लेस देन 75% ऑफ द प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज एसेट। ओके, ये जो पॉइंट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऑपरेटिंग लीज नॉर्मली की जाती है कि एसेट की जितनी टोटल यूजफुल लाइफ है, लेट्स से 10 years, तो उससे कम टाइम पीरियड के लिए एसेट लीज किया जाता है। अब आप देखें ना, कोई एक एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ ही 10 साल है, उसको अगर हम 15 साल के लिए लीज करेंगे, तो फिर लेसी को क्या फायदा होगा कि 10 साल बाद तो वो प्रोडक्ट आया है, तो वो किस चीज का रेंटल पे करेगा आफ्टर 10 years। सो इसलिए जितना भी एसेट की यूजफुल लाइफ है, ऑपरेटिंग लीज में उस लाइफ की यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज दी हुई है, दैट इज 75%, बट इट कैन वेरी अगेन, but usually it is lesser than the total useful life of an asset. It can be 60%, it can be 70%, it can be 50%। कि जी एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो हम 5 साल के लिए लीज पे ले लेते हैं, सो दैट कि हम उसके एक्चुअल बेनिफिट्स एज अ लेसी एंजॉय करें, और उसके बाद जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया एसेट आएगा, तो हम उसको लीज पे ले रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की, तो फाइनेंशियल लीज जितनी एसेट की टोटल यूजफुल लाइफ होती है, ऑलमोस्ट उतने ही टाइम पीरियड के लिए लीज करवाई जाती है, या लेसर उस पे एक्सेप्ट करता है। द रीजन, एसेट, क्योंकि एसेट ने ट्रांसफर हो जाना होता है लेसी के नाम पे, या ऑप्शन मौजूद होता है, तो इसलिए जितनी यूजफुल लाइफ होती है एसेट की, उतने तक रेंटल्स पे किए जाते हैं या लीज करवाई जाती है, और उसके बाद एसेट ट्रांसफर हो जाता है, और उसकी जितने भी लेट्स से 10 years के लिए वो यूजफुल लाइफ थी, सो नॉर्मली फाइनेंशियल लीज इतने ही टाइम पीरियड के लिए करवाई जाती है। एक्सपेंसेस की बात करें, तो लेसी मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं करता, जैसे अभी मैंने आपको बताया था नेट लीज के अंदर, कि जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, इसकी बेस पे हम कैटेगराइज करेंगे। अगर हम ऑपरेटिंग लीज की बात करें, बिकॉज इट्स ओनली रेंटल्स, इसमें मेंटेनेंस नहीं ऐड
और ना ही ओनरशिप ऐड है लेसी के पास, तो इसलिए इसकी जितनी भी रिपेयर मेंटेनेंस है ये आइडियली लेसर पे करता है या लेसर बॉर्न करता है, बर्दाश्त करता है, बेयर करता है। बट ऑन द अदर साइड फाइनेंशियल लीज की बात करें, अगेन बिकॉज द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड, और एक एसेट जो है वो लेसी यूज कर रहा है और उसे पता है कि आने वाले वक्त में ये मेरे पास ही आ सकता है, सो इसलिए इसको इसकी जो भी कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, टैक्सेस है, डेली एक्सपेंसेस इसके ऊपर जो भी इंकर हो रहे हैं वो लेसी ही बेयर करता है। टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि ऑपरेटिंग लीज जो है ये एसेट ओनरशिप में नहीं आती, यू आर जस्ट पेइंग द रेंटल्स, यू आर जस्ट हैविंग एन एक्सपेंसेस। सो जब आप एक्सपेंसेस उस अपनी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, सो आप टैक्स कहीं ना कहीं अवॉइड मतलब बचा रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन और यू कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन बिकॉज एसेट आपके पास नहीं आ रहा, यू आर जस्ट यूजिंग एंड पेइंग रेंटल्स। जब यही बात हम फाइनेंशियल लीज में करते हैं तो फाइनेंशियल लीज की सूरत में एंड डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होती है। आपका बेटा क्वेश्चन है इंश्योरेंस टैक्स पे लेसी करे तो उससे रेंटल पेमेंट पे कोई इफेक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है। देखें जब भी लेसी जो चीज पे कर रहा है हम उसे रेंटल्स कह रहे हैं। रेंटल्स इज एन एक्सपेंसेस। सो जब भी हम एक्सपेंसेस पे करेंगे इट विल रिड्यूस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ द फर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एसेट को यूज कर रहा हूँ, आई एम लेसी। मैं जब उसको यूज कर रहा हूँ और उसकी मंथली पेमेंट कर रहा हूँ लेट्स से 1 मिलियन, तो मैं अपनी नेट सेल्स के बाद सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उसमें से एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में मैं लीज रेंटल्स को काउंट कर रहा हूँ कि मैंने 1 मिलियन ये पे किया। जब मैं नेट बेनिफिट पे आता हूँ या नेट प्रॉफिट पे आता हूँ तो या नेट इनकम पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ सर्टन एक्स अमाउंट का प्रॉफिट मुझे हो रहा है और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता है। अब अगर मैं वो अपने लीज रेंटल्स के साथ इंश्योरेंस या मेंटेनेंस कॉस्ट या इसके अलावा कोई चीज उस पे इंकर करता रहूं तो होगा क्या कि वो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। सो जहां 1 मिलियन था प्रोबेबली वहां 1.2 मिलियन हो जाएगा। नाउ डिडक्टिंग 1 मिलियन फ्रॉम माई नेट इनकम एंड डिडक्टिंग 1.2 मिलियन फ्रॉम माई नेट इनकम ये डिफ्रेंशिएट करेगा मेरे नेट प्रॉफिट को। 1 मिलियन था तो मेरा नेट प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अदर सिचुएशन। और अगर मैं मेंटेनेंस भी ऐड कर रहा हूँ, टैक्स भी ऐड कर रहा हूँ जो मैं लीज पे यूज कर रहा हूँ, तो उसका नतीजा ये होगा कि मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का मतलब है मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट के ऊपर जिस स्लैब में मैं फॉल करता था वो स्लैब मुझे कम हिट होगी, और इस वजह से मुझे टैक्स कम या ज्यादा देना पड़ सकता है। आई डोंट नो आपने टैक्स की चीजें किस तरीके से पढ़ी हैं, जस्ट एक बेसिक से ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि टैक्स की स्लैब्स बनी होती हैं। जैसे एक सैलरीड पर्सन है फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी सैलरी एनुअल 6 लाख तक है तो आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। अगर आपकी सैलरी 6 लाख 1 रुपए से लेके जस्ट फॉर एन एग्जांपल 8 लाख तक है तो आप 6% टैक्स पे करेंगे। अगर 8 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख तक है तो आप 10%। अब जैसे जैसे वो आपकी एनुअल इनकम बढ़ती जाएगी, इसी तरह कंपनी के प्रॉफिट्स की बात है या किसी फर्म के प्रॉफिट की बात है, जैसे जैसे वो प्रॉफिट बढ़ता जाता है वो स्लैब डिफरेंट होती जाती है। ठीक है, मतलब जहां पे आपको हो सकता है कि जब आप 1 मिलियन सिर्फ लीज पे कर रहे थे, जब आप सिर्फ 1 मिलियन पे कर रहे थे तो आपके ऊपर जो टैक्स स्लैब लगती थी वो 16% वाली लगती थी। मतलब जितना आपको प्रॉफिट होगा आपको 16% टैक्स देना पड़ेगा। आपने इंश्योरेंस ऐड कर लिया अपने एक्सपेंसेस में कि इंश्योरेंस मैं क्लेम करूंगा या मैं पे करूंगा, सो वो 0.2 मिलियन अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा है, लेट से 1.2 मिलियन। तो अब जब आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1.2 मिलियन लिखेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नाउ इट विल डिपेंड कि क्या मैं उसी स्लैब में फॉल कर रहा हूँ 16% वाली, या नेट प्रॉफिट कम होने से मेरी स्लैब कम हो गई है। सो हो सकता है वो स्लैब 16% से कम होके मैं 12% वाली स्लैब में आ गया हूँ।
सो एक साइड के ऊपर मुझे एक्सपेंस तो ज्यादा देना पड़ रहा है, 0.2 मिलियन, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस अपने जिम्मे ले ली। बट ऑन द अदर साइड डिपेंड करता है कि क्या वो थोड़े से एक्सपेंसेस से मुझे एग्रीगेट नेट प्रॉफिट या उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ना था, क्या उसमें कोई बेनिफिट मिल रहा है। सो इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लीज लेते हुए हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या रेंटल्स बेहतर रहेंगे या क्या खरीदना बेहतर रहेगा। क्या एक ही दफा आउटफ्लो कर लें या उसको रेंटल्स के तौर पे मंथली क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डिवाइड कर लें और एट द एंड ऑफ द टाइम इसे खरीद लें। सो यस, जो आपने क्वेश्चन पूछा था टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते जाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कम होता जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम होने की वजह से आपकी जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो परसेंटेजेस जैसे मैंने आपको बताई, 6%, 10%, 8%, ये जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्लैब्स बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं सो आप ज्यादा पे कर सकते हैं, सो आप ज्यादा पे करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से टैक्स जो है वो अगर आपकी स्लैब चेंज हो जाती है तो वो टैक्स आपको इम्पेक्ट करता है और कर सकता है। Okay जी, वी हैव लेस देन अ मिनट, ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी, सो फिर हम उसको दोबारा से 1 मिनट आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें और फिर इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें इसी सेशन को। बुक बेटा, ये सारी चीजें अभी मैं आपको नोट्स की शक्ल में ही दूंगा। आप गूगल क्लासरूम, आई होप कि आपने ज्वाइन कर लिया अभी तक। कल मैं देख रहा था 52 और 53 स्टूडेंट्स थे। तो आप उसको मजीद ज्वाइन कर लें। आज का जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग एज वेल एज द बुक्स और द पेजेस और द नोट्स और ये सारी वेबसाइट जहाँ